नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ जो भारत पर अरबों और तुर्कों के आक्रमण हुए थे, उन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अरब और तुर्कों के आक्रमण में हम लोगों ने देखा था कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और हम लोगों ने ये भी देखा था कि महमूद गजनवी जब भारत को लूटने आता था, तो उसका यहाँ पर उद्देश्य भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करना नहीं होता था। जबकि हम मोहम्मद गौरी की बात करें, तो जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए, तो यहाँ से जब भारत से जाता था, तो यहाँ अपने प्रतिनिधियों को छोड़ करके जाता था। प्रमुखतः जो उसके दास हमने देखे, उनमें एक यल्दोज था, जो कि जिसने कि गजनी पर शासन किया। कुबाचा था, जिसने कि सिंध और मुल्तान पर शासन किया। और भारत में अगर हम देखें तो लाहौर से दिल्ली के बीच में हमें कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन देखने को मिला। तो हमने ये पाया कि मोहम्मद गौरी जब भारत से आक्रमण करके लौटता था, तो यहाँ अपने प्रतिनिधियों को छोड़ करके जाता था। तो उसका उद्देश्य हमें क्लियर समझ में आता था कि भारत में वह अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहता था। चूंकि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, तो वह अपना किसी को उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर पाया। तो उसकी मृत्यु के बाद जो ये प्रमुख तीन लोग थे, यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन लोगों ने अपने बीच में इन विजित प्रदेशों को बांट लिया। तो हमने क्या देखा कि ये जो गजनी वाला एरिया है, यहाँ ये जो प्रदेश था, ये यल्दोज के द्वारा ले लिया गया। मुल्तान और सिंध जो है, ये कुबाचा के द्वारा ले लिया गया। और अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, तो लाहौर, दिल्ली, ये वाला एरिया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ले लिया गया। और अगर हम बंगाल की बात करें, तो ये एरिया खिलजी के द्वारा ले लिया गया। लेकिन इनमें जो प्रमुख जो थे, वो तीन रहे हैं, यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ये याद रखने की कोशिश करिएगा। ताजुद्दीन यल्दोज के पास गजनी वाला क्षेत्र हो गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र हो गया था। और अगर हम बात करें नासिरुद्दीन कुबाचा की, तो उसने उच्छ और मुल्तान अपने पास रख लिया था। जो चौथा था इख्तियारुद्दीन खिलजी, इसने अपने पास बंगाल वाला क्षेत्र रख लिया था। तो यहाँ चूंकि हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमें अब किसके बारे में डील करना है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो ये हमने देखा कि चूंकि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, तो उसे प्रमुखतः अपने दासों पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो इसीलिए वो अपने दासों को यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में छोड़ के जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गौरी का एक दास ही था। चूंकि कुछ इतिहासकारों ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में जो ये सत्ता स्थापित करी, तो कुछ इतिहासकारों ने इसको गुलाम वंश भी कहा है। लेकिन यदि हम गुलाम वंश की बात करें, तो इस वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसके पश्चात यदि जो दूसरा गुलाम जो हमें देखने को मिला, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी हुआ और उसका दामाद भी देखने को मिला, जो कि इल्तुतमिश था। और तीसरा जो गुलाम हमको देखने को मिलता हुआ था बलबन। तो बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना यह है कि भाई इतने जो सुल्तान हुए इस वंश में, तो उसमें मात्र जो तीन थे वही सिर्फ गुलाम थे, तो इसको गुलाम वंश कहना उचित नहीं होगा। तो कुछ इतिहासकारों ने इसको मामलुक वंश भी कहा है। तो आइए अब हम लोग यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। तो इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश भी कहा है, स्लेव डायनेस्टी, कुछ ने इसको मामलुक वंश भी कहा है। तो हम लोग अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। अब जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ इसका अगर हम देखें, तो ये तुर्किस्तान का ही निवासी हुआ करता था। इसके बारे में हमें इतिहास में ये पढ़ने को मिलता है कि बचपन में ये अपने परिवार से बिछड़ गया था। तो निशापुर के बाजार में इसे काजी कुकी नाम के एक व्यापारी के द्वारा खरीद लिया गया था। तो ये काजी कुकी का ये गुलाम बन गया था। लेकिन हमें एक चीज देखने को मिली कि उस समय जो गुलाम हुआ करते थे, उनको योग्य बनाने की परंपरा थी। इन गुलामों को हर क्षेत्र में शिक्षित किया जाता था, साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि
इसके साथ ही उन्हें युद्ध के क्षेत्र में भी शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को भी, जो काजी या जिसको कुकी भी कहते थे, उसके द्वारा इसको कई क्षेत्रों में शिक्षित किया गया। साथ में धनुर्विद्या, घुड़सवारी इत्यादि इन सभी क्षेत्रों में इसको शिक्षा प्रदान की गई और इसको एक योग्य व्यक्ति बनाया गया। जब काजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसके जो पुत्र थे, काजी के जो पुत्र थे, इनके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी लाया गया और गजनी में इसको मोहम्मद गौरी को बेच दिया जाता है। तो यहां से कि हमने क्या देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के पास पहुंच गया था। मैंने जब मोहम्मद गौरी के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था तो हमने वहां पर 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध डिस्कस किया था आपके साथ। तो जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरह से पराजय भी हुई थी। तो इस युद्ध के बाद जो है, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथ भी दिया था। युद्ध में इसने बहुत अच्छे से जो है युद्ध किया था। और इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को जो भी भारत के विजित प्रदेश थे, वो इनका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को इन क्षेत्रों का प्रबंधक बना दिया गया था। इस युद्ध के बाद हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी का युद्ध जो है 1194 में जयचंद के साथ हुआ था। इस युद्ध को हम लोग चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में भी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के साथ रहा है। इसके बाद जो गुजरात की उस समय राजधानी हुआ करती थी अनिलवाड़ को भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जीता गया था। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा युद्ध की, या आप कह सकते राज विस्तार की योजना बनाई जाती थी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन योजनाओं को कार्यान्वित करता था, आप कह सकते इम्प्लीमेंट करता था। तो यहां से हमने ये देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक योग्य सेनापति के रूप में उभर के आया। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक के पास मलिक और सिपह सालार की पदवियां देखने को मिली थी हमको। तो मैंने आपको अभी तक बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्किस्तान का निवासी था और इसके बाद जो है ये बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गया था। तो जो काजी कुकी नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा इसको निशापुर के बाजार में इसको खरीदा गया था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके पुत्र जो है इसको गजनी ले आते हैं। गजनी में इसको मोहम्मद गौरी को बेच देते हैं और मोहम्मद गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखुर नाम का पद, जिसको कहा जाता था, मतलब उसका जो अर्थ होता है शाही घुड़साल अधिकारी कहा जाता था। तो इसको अमीर ए आखुर का पद मोहम्मद गौरी के समय में किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल जाता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो युद्ध हुए 1192 का तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, इसके बाद जो भी गौरी के जो विजित प्रदेश थे उनका प्रबंधक कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया गया था। इसके बाद कुछ और जो युद्ध हुए, अनिलवाड़ का युद्ध हुआ, या आप कह सकते हैं जो चंदावर का जो युद्ध हुआ था, उसमें भी गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब काजी के साथ था, जब ये इसको खरीदा था काजी ने, उसी समय से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है जो कुरान शरीफ हुआ करती है उसको बहुत ही सुरीले तरीके से गाया करता था। तो लोगों के द्वारा इसको कुरान ख्वाह कहा जाने लग गया था। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि ऐबक को और अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो ऐबक को उस समय से कुरान ख्वाह कहने लग गए थे। चूंकि ये लाखों दान दे दिया करता था तो इसको लाख बख्श भी कहा गया है और इसको पील बख्श भी कहा गया है, क्योंकि ये हाथियों को दान भी किया करता था। इस तरह से आपको याद रखना होगा कि इसे लाख बख्श, कुरान ख्वाह और पील बख्श कहा जाता था और इसको हातिम द्वितीय भी कहा गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कई नाम हमको देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत में जब शासन करने लग जाता है तो एक तो इसका जो क्षेत्र था वो हमने देखा था कि लाहौर और दिल्ली इसके पास था। जो गजनी का क्षेत्र था वो यलदौद ने रख लिया था। जो सिंध और मुल्तान का क्षेत्र था ये कुबाचा के द्वारा रख लिया गया था और दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रख लिया गया था।
बंगाल पर खिलजी का शासन देखने को मिला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जब लोगों ने निवेदन किया, अमीर लोगों ने, कि भाई आप जो है भारत का जो है शासन आप देखें, आप यहाँ के सुल्तान बन जाए, तो इस निवेदन को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्वीकार किया गया। लेकिन ऐबक का कहना यह था कि मैं भाई जो है मैं सुल्तान की पदवी धारण नहीं करूंगा। जो मेरे पास जो पदवियां थी, पहले मैं मलिक और सिपह सलार के नाम से फेमस था, मेरा पद वही था, मैं इन्हीं पदवियों के साथ जो है मैं शासन करूंगा और साथ में मैं लाहौर से ही अपना शासन प्रशासन चलाऊंगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कभी भी जो है दिल्ली नहीं आया, उसने दिल्ली से कभी भी शासन नहीं चलाया, वह लाहौर में ही रहा और लाहौर से ही उसने शासन चलाया। इस दौरान जो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो कठिनाइयां देखने को मिली उनमें अगर हम देखें तो जो ग्वालियर और जो कालिंजर था, ये जो मैंने मार्किंग करी हुई है, ये कालिंजर, तो ग्वालियर और कालिंजर जो थे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया था। जो बिहार और बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर तुर्की हुआ करते थे और ये जो है ये कमजोर होने लग गए थे। इसके अलावा जो बंगाल में जो खिलजी हुआ करता था, इस पर अब कुतुबुद्दीन ऐबक का नियंत्रण नहीं रहा था। आप ये कह सकते हैं कि अब वो इनके कंट्रोल में नहीं रह गया था। यहाँ जो सिंध और जो मुल्तान वाला जो एरिया है, यहाँ पर कुबाचा का शासन था और कुबाचा जो है ये भी अब क्षेत्र विस्तार करने लग गया था। तो या तो इस तरफ क्षेत्र विस्तार करता या तो फिर इस तरफ आता वो, तो ये भी इनके लिए एक समस्या बनने लग गया था। साथ में जो गजनी, अगर हम गजनी की बात करें तो गजनी पर भी यल्दोज का शासन था। तो यल्दोज और जो कुबाचा थे ये राज्य विस्तार की योजना बनाने लग गए थे। तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक तरीके से अब समस्या बनने लग गई थी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ये चाहता था कि भारत को जो मध्य एशिया की जो राजनीति थी उससे वो पृथक कर सके। तो मध्य एशिया की मैं बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तो यहाँ जो पॉलिटिक्स चल रही थी उस पॉलिटिक्स से कुतुबुद्दीन ऐबक भारत को अलग करना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि ये लोग जो हैं ये अपना क्षेत्र विस्तार अगर करें तो उसी तरफ करें, यहाँ इस तरफ ये लोग मूव नहीं करें। तो ये समस्याएं हमको कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में देखने को मिली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार बंगाल में जो था वो वहाँ पर तुर्की कमज़ोर होने लग गए थे। मैंने आपको बताया जो खिलजी थे जो बंगाल में था उस पर जो है इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का नियंत्रण नहीं रह गया था। भारत को जो है मध्य एशिया की राजनीति से वो पृथक करना चाहता था। यल्दोज और कुबाचा जो है ये अपना क्षेत्र विस्तार करने में लग गए थे और कालिंजर और जो ग्वालियर था ये जो है स्वतंत्र हो गए थे। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने कठिनाइयां थी ये मैंने आपको भी बताई हैं। अब इन कठिनाइयों से निपटने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कूटनीति अपनाई? तो जैसा कि हमने देखा था कि यल्दोज जो था वो गजनी में शासन कर रहा था, तो यल्दोज के साथ भी इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उसकी बेटी से इसने विवाह किया। तो यल्दोज की बेटी के साथ इसने विवाह कर लिया। इसके अलावा हमने देखा था कि कुबाचा जो है ये सिंध और मुल्तान पर शासन कर रहा था, तो इसके साथ जो है इसको अपनी बहन दे दी, तो बहन का विवाह इसने कुबाचा के साथ कर दिया। तीसरा व्यक्ति जो इसी का एक गुलाम था इल्तुतमिश, इससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया, तो इसको अपना दामाद बना लिया। और जैसा कि हमने देखा था कि ग्वालियर और कालिंजर ये स्वतंत्र हो गए थे। बिहार और बंगाल में जो तुर्की थे ये कमज़ोर होने लग गए थे और जो बंगाल में जो खिलजी था इस पर भी अब इनका नियंत्रण नहीं रह गया था। तो इन सब के पीछे कारण क्या देखने को मिलता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी अब वो कमज़ोर होने लग गई थी। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या दिखाई दे रहा था कि हमें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना होगा। तो इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जिससे कि इन कठिनाइयों से इसको निपटने में सहायता मिली। अब अगर हम बात करें सांस्कृतिक उपलब्धि की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में भी दो प्रमुख विद्वान हमको देखने को मिले, हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ताजुल मासिर नाम की किताब जो है हसन निजामी के द्वारा लिखी गई थी और फ़क्र मुदब्बिर के द्वारा अल शुजाता और अदाब उल हर्ब, ये दो प्रमुख जो हैं ये किताबें इनके द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, हसन निजामी
किसके दरबार में रहते थे, तो आपको याद रखना होगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। इसके बाद अगर यदि हम बात करें स्थापत्य कला की, तो इनके द्वारा कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। तो कुतुब मीनार की इनके द्वारा नींव रखी गई थी, जिसका निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। तो चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में, तो ये कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा पाते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ये देखिए कुव्वत उल इस्लाम ये मस्जिद है। और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये भी एक मस्जिद थी, इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, ये इस्लामी पद्धति की प्रथम मस्जिद है भारत में। तो एक आपको और मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया कि यदि आपसे पूछा जाता है कि इस्लामी पद्धति की जो प्रथम मस्जिद है भारत में वह कौन सी है, तो कुव्वत उल इस्लाम नामक जो मस्जिद है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा इनके द्वारा जो हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का जो नींव रखी थी, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसकी याद में रखी थी, तो ये जो नींव रखी थी इनके द्वारा, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी थी इनके द्वारा ये नींव। तो 1199 में ये नींव इनके द्वारा रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य जो है 1230 से 31 के बीच में इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम और आगे चल के ये दामाद भी बन जाता है इनका। अब जो उस समय गयासुद्दीन मोहम्मद हुआ करता था, उसने जो है इनको 1208 में दास मुक्ति पत्रक भी दिया और इन साथ में इनको सुल्तान की उपाधि से भी नवाज दिया था। अब ये चौगान खेलने के शौकीन थे, तो घोड़े पर बैठकर ये चौगान खेल रहे थे। 1210 की बात है। ये खेलते खेलते जो है घोड़े से गिरते हैं, चोटिल होते हैं और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका बेटा जो है आराम शाह, ये वहाँ का शासक बनता है। लेकिन आराम शाह के बारे में ऐसा बताया जाता है कि आराम शाह जो है बहुत ही आराम पसंद व्यक्ति था, विलासिता में युक्त रहता था, शराब पीना इत्यादि, किसी भी तरह से आप कह सकते वह योग्य शासक नहीं था। तो लोगों के द्वारा इसको पसंद नहीं किया जा रहा था, खास करके जो अमीर वर्ग था। तो इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, उसके द्वारा आराम शाह को अपदस्थ कर दिया जाता है और स्वयं जो है वह यहाँ का इस वंश का, गुलाम वंश या मामलुक वंश का शासक बन जाता है। तो अब हमें आगे पढ़ना होगा इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो हमने ये देखा कि जैसे ही इल्तुतमिश शासक बनता है तो ये सबसे पहले क्या करता है, अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लेता है। अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ये ले आता है। हमने देखा था कि ऐबक ने हमेशा लाहौर से ही शासन चलाया और ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा सुल्तान की उपाधि भी धारण की गई, अपने नाम के सिक्के भी चलाए गए और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए गए थे और ना ही सिक्कों पर टकसाल लिखवाने की परंपरा शुरू करवाई और ना ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। तो इसीलिए जो है इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। एक प्रश्न दोस्तों ये बनता है कि किसे जो है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो वह है इल्तुतमिश। तो चूंकि इल्तुतमिश जो है अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया था, उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, इसीलिए जो है इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और भी कुछ रीजंस हैं जिस कारण जो है इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वो अभी हम लोग समझेंगे कि इसे और क्यों दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुल मिलाकर के एक तो हमें अभी बहुत अच्छी बात ये मिली कि अब जो है इल्तुतमिश की राजधानी क्या हो गई थी, दिल्ली हो गई थी। अब इल्तुतमिश जैसा कि मैंने आपको बताया था ये भी गुलाम था और इसे गुलाम का गुलाम कहा गया है। ये किसका गुलाम था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ही नहीं था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का
दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक कूटनीति का ये हिस्सा था कि इसने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ करा दी थी। तो इल्तुतमिश के बारे में हम देखते हैं कि ये एक इल्बारी जनजाति का तुर्क व्यक्ति था और इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है वह होता है साम्राज्य का स्वामी। अब कुछ इल्तुतमिश के बारे में हम देखते हैं कि ये कहाँ से कैसे क्या आए थे। तो इल्तुतमिश भी एक गुलाम था और इसको जो है सद्र जहां नाम के व्यक्ति के द्वारा बुखारा में खरीदा गया था। सद्र जहां के बाद इसको हाजी नाम के व्यक्ति ने बुखारा से खरीद लिया था और इसके बाद जो है गजनी में इसको लाके बेच दिया गया था। किसको? जमालुद्दीन नाम के व्यक्ति को। गजनी में इस पर नजर पड़ती है किसकी? मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी जो है जमालुद्दीन से इसको क्रय करना चाहता है, लेकिन जो उसने राशि बोली थी जमालुद्दीन उस राशि पर इसको विक्रय करने से मना कर देता है। तो मोहम्मद गौरी जो है गजनी में इल्तुतमिश की खरीद फरोख्त पर रोक लगा देता है। कुछ समय बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक वहां गजनी पहुंचता है। इसकी नज़र जो है इल्तुतमिश पर पड़ती है। इल्तुतमिश को ये खरीदना चाहता था, लेकिन चूंकि इसके खरीद फरोख्त पर गजनी में बैन लगा दिया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, तो मोहम्मद गौरी ये कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक से कि तुम जो है इल्तुतमिश को लेके कहाँ चले जाओ? दिल्ली चले जाओ। तो इस तरह से क्या होता है, ऐबक के साथ इल्तुतमिश कहाँ पहुंच जाता है? दिल्ली पहुंच जाता है। अब हमने ये देखा कि इल्तुतमिश को किस तरह से धीरे धीरे पद मिल जाते हैं। तो शुरुआत में जो है इसको सरे जहांदार का पद, जिसको कि अंगरक्षकों का प्रधान कहा जाता है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको दिल्ली लाते साथ ये पद दे दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे हिरार्किकल स्ट्रक्चर जो मैंने आपके लिए दिखाया हुआ है, इसमें ये अमीर शिकार, इसके बाद ये अमीर ग्वालियर का नियुक्त कर दिया जाता है, इसके बाद बदायूं का इक्तेदार या सूबेदार भी इसको बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इल्तुतमिश क्या था? तो ये बदायूं का सूबेदार या इक्तेदार हुआ करता था। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था आराम शाह को ये युद्ध में जो है पराजित कर देता है और स्वयं जो है शासक बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इल्तुतमिश जो है इस तरह से धीरे धीरे जो है ये शासक तक बन जाता है। अब इल्तुतमिश के पास जो उपाधियां थी उनमें कौन कौन सी थी? इसे ईश्वर की भूमि का रक्षक कहा गया। इसके अलावा अमीर उल उमरा और सुल्तान ए आजम, इस तरह की उपाधियां इल्तुतमिश के पास हमको देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इल्तुतमिश के समक्ष जो है किस तरह की कठिनाइयां थी। तो अगर हम देखें तो इल्तुतमिश के जो को है मंगोल के आक्रमण का भय था। चूंकि ये दिल्ली इसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी, तो इसको जो सबसे बड़ा भय था वह था मंगोलों का भारत पर आक्रमण। इसके अलावा जो राजपूत हुआ करते थे, तो जो राजपूत थे इन्होंने जो है अब इल्तुतमिश को कर भी देना बंद कर दिया था। चूंकि धीरे धीरे राजपूत शक्तिशाली होते जा रहे थे। जैसा कि हमने देखा था कुबाचा जो था ये कहाँ पर था? सिंध और मुल्तान में था। ये राज्य विस्तार कर रहा था। तो ये फिर से एक इल्तुतमिश के लिए समस्या या आप कह सकते हैं कठिनाई थी। जो उस समय सामंत थे ये इल्तुतमिश को सुल्तान नहीं मान रहे थे, ये उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो सामंत थे ये भी इल्तुतमिश के लिए एक समस्या बने हुए थे। इसके अलावा जालौर और रणथंभौर जो थे ये दोनों स्वतंत्र हो चुके थे। लखनौती जो था ये भी स्वतंत्र हो चुका था। तो ये हमने देखा कि इल्तुतमिश के सामने ये समस्याएं थी। अब इल्तुतमिश ने क्या प्रशासनिक कार्य करे? तो इल्तुतमिश के द्वारा एक तुर्कान चेहलगानी नाम के एक संगठन का गठन किया गया, जो कि 40 सरदारों का एक संगठन था। एकता व्यवस्था लेकर के आया। तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि एकता व्यवस्था क्या होती, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके साथ इसने न्यायिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और भौतिक व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रशासनिक कार्य किए थे। क्या क्या किए, थोड़ा सा डिटेल में हम इन चीजों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एकता व्यवस्था। तो दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि एकता व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? तो आपको क्या टिक करना होगा? इल्तुतमिश टिक करना होगा। अब क्या थी, तो थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। एकता क्या है दोस्तों? तो ये एक अरबी शब्द होता है जिसका अर्थ होता है भूमि। अब ये दो तरह से थी। तो यहां पर क्या था, बड़ी एकताएं होती थी और छोटी एकताएं होती थी। तो जो खालसा के जो 12 प्रांतीय स्तर थे इनको क्या कहा गया? बड़ी एकताएं कहा गया।
तो यहाँ जो इनको संभालने के लिए जो व्यक्ति होते थे, इनको इक्तादार कहा जाता है। ये प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे। तो इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी थी? इनको कानून और व्यवस्था देखना होती थी, लगान वसूल करना होती थी, जो भी जमीन से संबंधित मुकदमे आते थे, लड़ाई झगड़े होते थे जमीन संबंधित, वो भी इनको देखना होते थे, और साथ में सुल्तान को सैनिक सेवा तो देनी ही होती थी। तो ये मैंने आपको क्या बताया, जो बड़ी इक्ता थी उससे संबंधित क्या व्यवस्था थी। अब जो छोटी इक्ताएं थी, तो कुछ गांवों को मिलाकर के एक छोटी इक्ता बना दिया जाता था, और यहाँ पर जो सैनिक होते थे ये छोटे इक्तादार कहलाते थे, और ये केवल जो है सैनिक सेवा प्रदान करते थे, किसको? सुल्तान को। कुल मिलाकर के जो बड़े इक्तादार थे और जो छोटे इक्तादार थे, वेतन के रूप में लगान पर इनका अधिकार होता था, इनको वेतन नहीं दिया जाता था। तो जो भी ये लगान वसूलते थे उसी पर इनका अधिकार होता था। साथ में मुख्यतः ये क्या करते थे? सुल्तान को सैनिक सेवा प्रदान किया करते थे। लेकिन जो बड़े इक्तादार थे वो साथ में कानून व्यवस्था भी देखते थे और मुकदमों की सुनवाई भी करते थे। तो ये दोनों जो पावर्स थी ये छोटे इक्तादारों के पास नहीं थी। तो ये मैंने आपको क्या बताया है? ये मैंने आपको इक्ता व्यवस्था के बारे में बताया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ तुर्कान चिहलगानी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक 40 सरदारों का संगठन था, तो उसके जो बहुत प्रमुख जो दास थे, प्लस जो कुछ जो बाहर से आए हुए व्यक्ति थे जो गैर तुर्क थे, उनसे मिलाकर के इसने एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान चिहलगानी कहा गया। तो इसमें दो तरह के लोग हमको देखने को मिले, एक तो थे तुर्कदास और दूसरे थे जिनको ताजिक कहा गया है। तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये क्यों किया उसने? तो जो अमीर थे उस समय उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा होने लग गया था, तो उस उनके वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए एक तो ये तुर्कान चिहलगानी गठन किया उसने, दूसरा जो प्रशासनिक कार्य थे वो स्मूथली रन हो सकें, सुचारू रूप से चलें, इसीलिए भी उसने इस तरह के एक संगठन को बनाया था जिसे कि तुर्कान चिहलगानी कहा गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के मुख्यतः लोग मिले, तो जो बहुत वफादार उसके तुर्क थे, एक तरह के उसमें ये लोग थे। तो जो प्रमुख पद थे या जो आप कह सकते जो प्रमुख सलाहकार थे वो ये तुर्कदास हुआ करते थे। दूसरी तरह के जो लोग हमको देखने को मिले जो गैर तुर्क थे या जो विदेशी थे, जो योग्य व्यक्ति थे, जो खुद को स्वतंत्र मानते थे और दास नहीं समझते थे, जिनको कि ताजिक कहा गया। तो इस तरह से ये दो तरह के लोग यहाँ पर हमको तुर्कान चिहलगानी में देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है सिंपल सा कि तुर्कान चिहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं सिक्कों के बारे में। तो इसको टंका व्यवस्था कहा गया, टंका सिस्टम कहा गया। तो एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टंका व्यवस्था, टंका सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। अब क्या था तो इसको समझ लेते हैं। तो इसमें एक तो ये चांदी का टंका लेके आया था जो कि 175 ग्रेन का होता था, दूसरा तांबे का जीतल होता था। अब इन सिक्कों पर सर्वप्रथम जो है टकसाल लिखवाने की परंपरा भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो टकसाल लिखवाने की परंपरा भी इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई। इसके अलावा हम देखें तो इसमें खलीफा का नाम भी हमको देखने को मिला। जो इल्तुतमिश के सिक्के थे उसमें इसके द्वारा खलीफा का नाम भी लिखवाया गया था। इसके अलावा हम देखें तो सदा विजयी हो इल्तुतमिश, इस तरह से भी इसके सिक्कों पे देखने को मिला। धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य जो इनका जो एक सिंबल था वो भी इसमें देखने को मिला। शक्तिशाली सम्राट, इस तरह की बातें। और जो बहुत प्रमुख बात है ये मत भूलिएगा, नासिर उल मुमनिन, ये एक उपाधि थी जिसका अर्थ था धर्म संरक्षक। तो ये एक उपाधि थी जो कि इल्तुतमिश के पास थी और इसके सिक्कों में ये भी हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो था इसकी टंका व्यवस्था या मुद्रा व्यवस्था कहा जाता है इसको। अब सांस्कृतिक उपलब्धि में यदि हम बात करें तो ये बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो कुतुब मीनार थी जिसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी और उसका निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश के द्वारा संपन्न कराया गया था। साथ में अब हमें दो चीजें और, जोधपुर में अतारकिन का दरवाजा और सुल्तान गढ़ी का मकबरा जो कि उसका पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसी की कब्र है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया या अतारकिन का दरवाजा ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो दोनों ही जो है इल्तुतमिश से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं साहित्य से संबंधित, तो मलिक ताजुद्दीन और मिनहाज उस सिराज, ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये इसके दरबार में रहते थे।
तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जुनैदी, हसन गौरी और इसामी, ये 3 नाम और अगर हम लोग याद रख लेंगे तो हमारा काम पूरी तरह से बन जाएगा। तो मिनहाजुस सिराज, इसके अलावा मलिक ताजुद्दीन, इसामी, गौरी और जुनैदी, ये 5 नाम अगर आप याद रख लेंगे तो हमारा इल्तुतमिश से संबंधित जो भी साहित्यकार थे वो सारे हमारे याद हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था, या सुल्तान आलम की उपाधि जो थी, सुल्तान के पद की जो स्वीकृति थी जिसको कि इसमें खिलत कहा जाता है, तो उस समय जो बगदाद का खलीफा था, 1229 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम अल मुंतसिर बिल्लाह था, इसके द्वारा इनको प्रदान किया गया था। तो अल मुंतसिर बिल्लाह के द्वारा इन्हें जो है सुल्तान के पद की स्वीकृति दी गई थी और इसको जो है खिलत कहा जाता है। तो ये प्रथम वैधानिक सुल्तान हमारे देश के बने थे। तो 1235 की बात है, बमियान का अभियान था, ये इनका अंतिम अभियान कहलाता है। इस अभियान के बाद 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, इल्तुतमिश का जो है जीवन काल खत्म हो जाता है। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, ये एक अयोग्य शासक हुआ, लोगों के द्वारा इसको पसंद नहीं किया गया, अमीरों के द्वारा इसको पसंद नहीं किया गया था, इनको अपदस्थ कर दिया जाता है और रजिया को जो है सुल्तान बना दिया जाता है। तो दोस्तों अगले वीडियो, अगले लेक्चर में हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और आशा है कि आप लोगों को आज का लेक्चर, आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अपने घरों में, अपनी जगह पर, अपने स्थानों पर बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए। प्रारंभिक परीक्षा एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, जब हम लोग इसको पास करेंगे तभी हम लोग मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। दोस्तों आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।